सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने कॉलेज से घर आई तो देखा मेरी माँ सिलाई मशीन पर कुछ काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था किसी दुल्हन के जोड़े की सिलाई कर रही थी। ऐसा लगता था आज शाम तक मेरी मम्मी को पूरी दुल्हन के जोड़े की सिलाई करके तैयार करना है। और फिर मैं जानती थी कि ये जोड़ा आज बुटीक वालों के यहाँ नहीं पहुँचेगी, बल्कि आज रात पहले वे खुद उस जोड़े को पहनेंगी। ऐसे सिर्फ आज ही नहीं होने वाला था, बल्कि पिछले 4 महीनों से बराबर होता आ रहा था। फिर जैसे ही शाम हुई, माँ ने अपना काम पूरा कर लिया। मेरा दिल परेशान होने लगा माँ के अगले काम का सोचकर। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी उम्र ज़्यादा थी, मैं सब कुछ समझ सकती थी। मुझे ऐसा लगता था माँ जो कुछ भी करती हैं सही नहीं करती। जैसे ही रात हुई, माँ ने मुझे आवाज़ देकर कहा, रेनू किचन में दोपहर का बचा हुआ खाना पड़ा है, खा लेना और मेरे कमरे की तरफ मत आना। मैं उनकी बात सुनकर चुपचाप किचन में चली गई और किचन की खिड़की पर चुप करके देखा। मेरी माँ सुर्ख जोड़ा उठाए स्टोर रूम में जा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद स्टोर रूम से निकलती हुई वही जोड़ा पहने सर पर घूंघट लिए हुए थी और किसी दुल्हन की तरह सजी सवरी सर पर घूंघट लिए हुए थी, किसी दुल्हन की तरह सहज सहज कदम उठाए अपने कमरे में चली गई। काफ़ी देर के बाद मैं किचन से निकल आई और दबे पांव उनके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे से कान लगाकर सुना तो अंदर से उनके रोने की आवाज़ आ रही थी। न सिर्फ रोने की, बल्कि गुनगुनाहट की भी आवाज़ आ रही थी। दिल पर हाथ रखकर खड़ी थी। अचानक मुझे एक ख्याल आया, क्यों ना किसी तरह चुप करके देखने की कोशिश की जाए। खिड़की तो बंद थी, एक रोशनदान था, ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर था। बिना किसी ऊंचाई चीज़ पर चढ़कर उस तक नहीं पहुंचा जा सकता था। मैंने इधर उधर देखा। आंगन में एक कोने में पक्की ईंटों का ढेर लगा हुआ था। अगर उन्हें वहीं रखती तो न सिर्फ रखने और उठाने में टाइम लगता, बल्कि खतरा भी था कि शोर की आवाज़ कहीं माँ ही ना सुन ले। इसलिए एक हल्के आवाज़ वाली ऊंची चारपाई उठाई, उसको रोशनदान के नीचे खड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम जमा कर ऊपर चढ़ने लगी। जैसे ही रोशनदान के करीब पहुंची, उसके सलाखों पर हाथ जमा कर गर्दन ऊंची करके देखा। दिल धक से रह गया। ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा साया कमरे में टहल रहा हो, मगर अंधेरा था तो साफ साफ कुछ नज़र नहीं आया। मैंने नीचे उतर गई, मगर मेरा शक बन गया। माँ से पूछना भी बेकार था, वह कभी भी इस बारे में जवाब नहीं देती, चुप हो जाती या डांट देती। मगर मैंने सोच लिया था इस रात से पर्दा उठाकर ही रहूँगी, और एक रात आखिरकार मैंने कामयाब हो गई। दरअसल माँ ने ये कपड़े सीने वाला काम 4 महीने पहले पापा की मृत्यु के बाद शुरू किया था। पापा की मृत्यु अरब के शारजा में रोड एक्सीडेंट में हुई थी। जब हमें खबर मिली तो मैं रो रो कर निढाल हो गई। मगर अजीब बात यह थी कि माँ के आंखों से आंसू का एक कतरा तक गिरते नहीं देखा। वे गुमसुम सी बैठी हुई थी, मुंह से किसी दुख का इजहार नहीं किया। पापा की अर्थी जब लाई गई, तब भी वह थोड़ी दूरी पर खड़े होकर देख रही थी। वह अर्थी के पास भी नहीं गई और ना उसे हाथ लगाया, जैसे वह उनका पति ना हो, कोई और आदमी हो। ये सब बातें मोहल्ले वालों ने भी नोट की थी। कई लोगों ने दबे दबे शब्दों में बातें भी की, मगर माँ ने किसी तरह कोई भी एक्शन नहीं लिया, जैसे उन्हें लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब पापा के 13वीं के बाद एक दिन बातों बातों में मैंने भी उनसे पूछ लिया, माँ आपको पापा की मौत का दुख नहीं हुआ? तो कुछ देर तो वह चुपचाप बैठी रहीं, फिर बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। उनके इस एक्शन में मैंने अंदाज़ा लगाया, वाकई उन्हें पापा की मौत का दुख नहीं हुआ होगा। शायद पापा उनकी ज़बरदस्ती की शादी हो गई होगी, वह उन्हें पसंद नहीं होंगे। मेरे दिमाग में सिर्फ वही सोच आ सकती थी। वैसे भी मैंने उन्हें कभी पापा के साथ ज़्यादा बातचीत करते नहीं देखा। वे दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर अजनबियों की तरह ही रहते थे। मैंने जब होश संभाला तो सिर्फ माँ को ही मैंने पाया। पापा हमेशा से शारजा रहे। सालों बाद आते, वह भी थोड़े दिनों के लिए सिर्फ मेरे साथ ही टाइम बिताते। मैंने उन दोनों को कभी आपस में हंसते बोलते नहीं देखा। मुझे बहुत अजीब लगता जब मोहल्ले के दूसरे बच्चों को, माँ बाप को आपस में बातें करते देखती, तो मेरा दिल भी करता काश मेरे माँ बाप भी आपस में इसी तरह रहते। मगर ये ख्वाहिश मेरी कभी पूरी नहीं हो सकती। पापा के मरने के बाद मम्मी ने विधवा के सफ़ेद साड़ी भी कभी नहीं पहनी जो विधवाएं पहनती है। मगर मोहल्ले वालों ने बहुत बातें की, फिर भी मेरी माँ ने कोई परवाह नहीं की। बुटीक से कटे कटाए कपड़े लेकर
घर पर अपने हाथों से सिलकर बुटीक में जमा करवाती। उस पैसे से घर का खर्चा चलता था। मेरे कॉलेज की फीस भी जाती थी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो माँ चारपाई पर लेटी हुई थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं करीब जाकर उनसे पूछा कि माँ क्या हुआ, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और बड़बड़ाना बंद किया। यूँ लगता था जैसे वो किसी दुनिया में पहुँची हुई थी जहाँ उनको मेरी आवाज़ सुनाई न दे रही हो। मगर फिर कुछ देर बाद वह चौंक कर उठी और मुझसे नॉर्मल अंदाज में बातें करने लगी। मैंने जब उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों बड़बड़ा रही थी, तो वह हैरत की बात ये थी कि उन्हें कुछ याद नहीं था। ऐसा अक्सर उनके साथ होता रहता था। वह कोई अजीब सी हरकत करती और फिर जब मैं उनसे इस बारे में पूछती तो वह आगे से आगे हैरानी का इजहार कर देती। उन्हें तो कुछ याद ही नहीं होता था। मुझे बड़ा ताज्जुब होता था। वैसे वह नॉर्मल थी, मगर कभी कभार इसी तरह की अजीब हरकतें करती तो कभी नॉर्मल लगती। और फिर जब पापा की मौत हुई और घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी माँ पर आई, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। मगर पहली बार जब मैंने देखा कि बुटीक से आया दुल्हन का सुर्ख जोड़ा सी रही थी, रात को वही जोड़ा पहनकर बिल्कुल दुल्हन बनकर अपने कमरे में जाकर रो रही होती, मेरा मुंह हैरत और शक के मारे खुला का खुला रह गया था। मैं उन्हें आवाज़ दी, उनके दरवाजे पर दस्तक भी दी थी, मगर न जाने उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और न कोई जवाब दिया। मैं उनके कमरे के बाहर बैठी इंतज़ार करती रही। सुबह जब वह बाहर आई तो मैंने देखा उनका चेहरा सुर्ख, आंखें सूजी हुई थी जैसे वह रोती रही हों। वह दुल्हन वाले कपड़े भी उनके वजूद पर नहीं थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे डांट दिया और वे कपड़े पन्नी में डालकर बुटीक सेंटर में देने चली गईं। और जब वापस आई तो उनके हाथ में बहुत सारे पैसे थे। फिर ऐसा हर तीसरे चौथे दिन होता। जो कपड़े सीती उन्हें देने से पहले वे रात को खुद पहनकर कमरे में चली जाती और फिर दरवाज़ा बंद करके सारी रात रोती रहती। मैं भी बाहर परेशान बैठी जागती रहती। सुबह को उनका चेहरा देखकर मुझ में पूछने की हिम्मत ना होती। पूछने से पहले ही वे कपड़े पन्नी में डालकर बुटीक पर देने चली जाती और फिर मैं उनके पास ढेर सारे पैसे देखकर हैरान होती। यकीन न आता इतने पैसे कपड़ों की सिलाई से हासिल हो सकते थे। उन पैसों से माँ घर के लिए कीमती सामान लेने लगी और फिर करते करते 6 महीने में हम अच्छे खासे अमीर हो गए। माँ ने अपना बुटीक सेंटर खोल लिया, काम करने के लिए लड़कियां रख ली। अब मैं रोज रात को देखती माँ अपने बुटीक पर दुल्हन वाला ड्रेस निकाल लेती और पहनकर अपने कमरे में चली जाती। मैं बाहर शक में पड़ जाती, इधर उधर चक्कर काटती। एक रात मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं भी ये सब करके देखूं। इसलिए अगली रात जब माँ के किचन में काम करने में बिजी थी तो मैं उनके चुपके से बुटीक में जाकर एक सुर्ख रंग का लहंगा चोली उठा लिया और उसे पहनकर माँ के कमरे में चली गई और लाइट भी ऑफ कर दी। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मुझे उस रात अंधेरे में नज़र आने वाला साया याद आने लगा तो मैं डर के उठने ही वाली थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और आने वाले आदमी को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर मैं डर के मारे बेहोश हो गई। पापा थे। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। माँ मेरे सिरहाने बैठी हैं कि मुझे एकदम वह रात वाला मंजर याद आया और मैं डर के मारे खड़ी होकर बैठ गई। माँ ने मुझे रोकने की कोशिश की, रेनू लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मगर मुझे तो माँ से बहुत डर लग रहा था। मैं उनकी बात सुनी अनसुनी करते भाग कर घर से बाहर निकल आई। मुझे लोगों की बातें याद आने लगी जो वह कहते थे कि तुम्हारी माँ गलत काम करती हैं, तभी इतना पैसा आ रहा है उसके पास। मेरे दिमाग में रह रहकर यही ख्याल आ रहा था, क्या मेरी माँ खुद को बेचकर इतना पैसा कमा रही थी। मैं रोते हुए चली जा रही थी कि अचानक सड़क पर एक आदमी मेरे सामने आ गया। मेरी जब उस पर नज़र पड़ी तो मैंने डर के मारे मुंह पर हाथ रख लिया और दूसरी तरफ पलटकर भागते हुए वह आदमी भी मेरे पीछे भागा। रेनू मेरी बात सुनो, मुझे अपने पीछे से आवाज़ आ रही थी मगर मैं रुकी नहीं। भागते भागते सड़क पर गिर गई और बेहोश हो गई। न जाने मैं कितनी देर आंखें ना खोली। एक बार फिर मैं अपने कमरे में थी। माँ मेरा हाथ पकड़े बैठी रो रही थी। मैंने हाथ छुड़ाकर उठने की कोशिश की मगर माँ ने मेरा हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और इंतज़ार करने लगी। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ रेनू, मुझे छोड़कर मत जाओ। जो पापा, मैंने चिल्लाकर कहा। माँ मुझे बताओ वह आदमी कौन है जो पहले तुम्हारे कमरे में था और कल मैंने सड़क पर देखा। वो मेरे पापा नहीं हो सकते। माँ ने सिर हिलाकर कहा। रेनू तुम्हारे पापा नहीं हैं, वह कोई और है। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी।
माँ ने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे रोका, अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी थी। मैं 19 साल की थी जब मैं अपनी सहेलियों के साथ एक दिन कॉलेज से वापस आ रही थी कि रास्ते में भीख मांगने वाले फ़कीर पर मेरी नज़र पड़ी। हम सहेलियों की आदत भी थी, कोई भिखारी या फ़कीर नज़र आता तो हम उसको तंग करके मज़े लेते। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। हम अपने हंसी मजाक करते रास्ते में छोटे बड़े पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकने शुरू कर दिए और फ़कीर हमें बहुत मना करता रहा, मगर हमने पत्थर मारना और हंसना बंद नहीं किया, क्योंकि अगर फ़कीर बेचारा लंगड़ाता था इसलिए तेज चल भी नहीं पा रहा था। हमारी तरफ से फेंके गए पत्थरों में से एक पत्थर उसके सर पर जोर से जा लगा और खून बहने लगा तो हम सब घबरा कर रुक गए। उस फ़कीर ने सर पर हाथ रखकर बहुत गुस्से में हमें देखते हुए कहा, तुम सब लड़कियां सारी ज़िंदगी तड़पती रहोगी, कभी सुहागन नहीं बनोगी, ये मेरी बद्दुआ है। वह फ़कीर तो ये कहकर लंगड़ाता हुआ वहाँ से चल दिया, मगर मेरी सारी सहेलियां परेशान हो गई और कहने लगी, हमने गलत किया, अगर उस फ़कीर की बद्दुआ हमें लग गई तो फिर क्या होगा। मैं उन सब के इस तरह डरने पर मजाक उड़ाने लगी, क्योंकि मुझे उन फ़कीर की दुआओं बद्दुआओं पर यकीन न था। खैर कुछ दिन तो मेरी सहेलियां इस किस्से को याद करती रहीं, मगर फिर भूल भाल गई। वह फ़कीर भी फिर कभी हमें नज़र नहीं आया। टाइम बीतता रहा, हम सब सहेलियों ने कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर ली, अपने अपने घरों में बैठ गए, एक दूसरे से मिलना जुलना भी ना रहा। मेरा पहला रिश्ता मेरी बुआ के नंद के ससुराल से आया था, जो मेरे पापा के दोस्त थे। लड़का फ़ौज में नौकरी करता था, काफ़ी खुशहाल परिवार था। मेरे पापा समेत सभी लोग बहुत खुश थे। जल्दी से शादी की तारीख रख दी गई और फिर मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। शादी वाली रात में बड़े आराम से और ख्वाहिश लिए अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। वह जैसे ही कमरे में आए मेरा दिल धड़कने लगा। जब वह मेरे पास पलंग पर बैठे तो मैंने नज़र उठाकर देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मेरी तरफ वह भी बहुत खुश लग रहा था। मैंने जब भी नज़रें झुका ली और उसके बोलने का इंतज़ार करने लगी, मगर मुझे अपने पति की आवाज़ सुनना नसीब नहीं हुआ। बैठे बैठे हुए अचानक दिल पर हाथ रखे और पलंग पर लुढ़क गए। मेरे तो हाथ पांव फूलने लग गए। मैंने जल्दी चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके घर वाले और घर में मौजूद मेहमान सब कमरे में जमा हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया, मगर मेरा पति मर गया था। पूरा गांव जवान मौत पर सदमे में था। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मुझ पर बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। हर हाल इस गम को भूलकर कुछ साल बाद मैं नॉर्मल हो गई, मगर ये किस्सा कभी भूलता नहीं था। माँ पापा ने एक बार फिर मेरी शादी के लिए कोशिश शुरू कर दी। इस बार थोड़ी मुश्किल हुई रिश्ता मिलने में, क्योंकि मैं विधवा थी। रिश्ता मिला, मगर लड़का कम पढ़ा लिखा था, किसी कारखाने में नौकरी करता था। शक्ल सूरत भी नॉर्मल थी। मेरे पापा ने उस रिश्ते को भी गनीमत समझी और दूसरी बार मेरी शादी तय कर दी गई। मगर इस बार मैं ना जाने क्यों डरी हुई थी, क्योंकि मेरे पहले पति के मरने पर मेरी सहेली अफसोस करने मेरे पास आई थी, तो उसने बातों बातों में कह दिया, लता कहीं उसी फ़कीर की बद्दुआ का असर तो नहीं। रिया भी हमारे साथ शामिल थी उस टाइम जब हमने उस फ़कीर पर पत्थर फेंके थे। रिया की उस बात ने मेरे दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दिया। कभी लगता था शायद उस फ़कीर की बद्दुआ का असर होगा, मगर कभी सोचती नहीं वह तो इत्तेफाक भी हो सकता है। लेकिन दूसरी मर्तबा मेरा दिल खास तौर पर घबराया था, मगर इस बार भी वही हुआ। मेरा पति शादी के बाद जैसे ही कमरे में आया, जल्दी आकर तड़पने लगा। जब तक अस्पताल ले जाया गया तब तक वह दम तोड़ चुका था। डॉक्टर उसके किसी भी मर्ज की पकड़ नहीं कर सके थे। मगर दूसरी बार के इस किस्से ने गांव में खलबली मचा दी थी। औरतें मेरे बारे में बातें करने लगी, मनहूस है, 2 पति खा गई, अब कोई इससे शादी करने की गलती नहीं करेगा। पूरे गांव में गवाह मेरी सहेली थी, जो इस बात पर यकीन रखती थी कि मैं कोई मनहूस नहीं हूँ, उसी फ़कीर की बद्दुआ का नतीजा है। अजीब बात थी कि मेरे उन सहेलियों में से अभी किसी की शादी नहीं हो सकी थी, क्योंकि कहीं बात बन ही नहीं रही थी। जबकि मैं 2 बार विधवा हो चुकी थी और दूसरी बार के बाद मुझे भी फ़कीर की उस बद्दुआ का यकीन हो गया था। मैंने रोते हुए माँ पापा को ये बात बता दी थी। माँ पापा ने उस फ़कीर को ढूंढने की बहुत कोशिश की ताकि उससे माफ़ी मांगी जा सके, मगर उन्हें वह फ़कीर नहीं मिला। मेरे लिए गांव में रिश्ते अब ख़त्म हो चुके थे। मेरे माँ पापा ने तमाम जानने वाले से मिन्नतें की मेरा रिश्ता ले ले, मगर सब डर कर पीछे हट गए थे। पापा का एक दोस्त था
जो फैमिली समेत किसी शहर में जाकर मजदूरी करता था। मेरे पापा ने मेरे सारे किस्से को बताया तो उसने उसे लोगों की वहम बताया और फिर अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। पापा तो बहुत ही खुश हुए, मगर मेरी परेशानी बुरी हाल थी। जो शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मेरी हालत ख़राब हो रही थी। जबकि माँ पापा मुझे तसल्ली देते, अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर मेरे दिल में वहम बैठ गया था। मैं तीसरी बार दुल्हन बनी, मगर इस बार भी मेरी किस्मत में सुहागन रहना लिखा नहीं था। जब बारात शहर से गांव में मुझे लेने आ रही थी, दूल्हे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दूल्हा की मौके पर ही मौत हो गई। माँ इस सदमे में बर्दाश्त नहीं कर सकी। तीसरी बार बेटे की विधवा होने का गम उन्हें ले गया। मेरे पापा भी बहुत दुखी हो चुके थे। मेरी हालात तो पागलों जैसी थी, मगर बड़ी हिम्मत उन लड़के वालों की जिन्होंने सब्र और हौसला के साथ सिर्फ अपने जवान बेटे की मौत का गम सहा, बल्कि दूसरी तरफ ना मुझे मनहूस करार दिया, ना मेरे माँ बाप को बुरा भला कहा, बल्कि उल्टा वे लोग मुझे और पापा को संभाल रहे थे। उन्होंने ना सिर्फ संभाला बल्कि हमें शहर भी ले आए, क्योंकि गांव वालों की बातों की वजह से हमारा वहां रहना दूभर हो गया था। शहर में हमें कुछ साल तो उनके साथ रहे, फिर पापा ने किराए पर एक मकान ढूंढ लिया और एक जगह उन्हें नौकरी भी मिल गई थी। पापा काम पर जाते और मैं सारा दिन घर में अकेली उदास रहती। तो उन्होंने एक दिन कहा, मोनिका, मैं तुम्हारा किसी सिलाई और कढ़ाई वाले सेंटर में एडमिशन करवा देता हूँ। तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा और डिप्रेशन भी कम हो जाएगा। मैं जल्दी पापा की बात मान गई। हमारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक सिलाई कढ़ाई बुनाई वाला था। पापा ने वहाँ मेरा एडमिशन करवा दिया और मैं रोज़ आने जाने लगी। यूं ही आते जाते मैंने नोट किया, एक लड़का मेरा पीछा करता था। मैंने पहले तो नज़रअंदाज कर दिया, मगर जब उसने मेरे रास्ते में आकर मुझे अपने तरफ ध्यान करवाया, मैंने पापा से शिकायत कर दी। पापा उस लड़के को डांटने के इरादे से उसके पास गए तो उसने पापा से कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पापा ने घर आकर मुझे बताया। मैं सुनकर परेशान हो गई। एक और ज़िंदगी अपनी वजह से दांव पर नहीं लगा सकती थी, इसलिए पापा की इजाज़त से मैं उस लड़के से मिली और उसको ए से लेकर जेड तक की सब बताया। मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब सब कुछ सुनने के बावजूद भी उसने कहा मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने और पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह लड़का अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने मुझसे इल्तिजा की, अगर मैं शादी पर राज़ी नहीं हूँ तो पहले सिर्फ मंगनी करके देख लो। उसके मुताबिक मेरा बहम और लोगों की गलतफहमी थी कि जो भी मुझसे शादी करता वह मर जाता। वह सब बहम से मुझे आज़ाद कराना चाहता था। उसकी बराबर मिन्नतों से तंग आकर मैं मंगनी करने पर राज़ी हो गई थी, मगर साथ में साफ कह दिया था कि वह मुझसे शादी की उम्मीद न रखे। मैं अपनी वजह से एक और जान से जाता नहीं देख सकती। वह मान गया था और फिर हमारी मंगनी हो गई। मैं बहुत डरी हुई थी, मगर मंगनी के बाद कुछ ना हुआ। वह लड़का जो मेरा मंगेतर बन चुका था, अब वह कभी भी किसी टाइम भी हमारे घर आने जाने लगा। उसका नाम रोहन था। रोहन की फैमिली में सिर्फ बड़ा भाई था जो शादीशुदा था, बाकी माँ बाप मर चुके थे। रोहन का भाई भाभी आए थे मंगनी पर। मंगनी के बाद जब उसका आना जाना बढ़ा तो हमारे और उसके बीच भी बहुत सारी तकलीफ़ें पैदा हो गई, जो धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। मैंने बहुत कोशिश की, मगर खुद को रोहन से मोहब्बत करने से ना रोक सकी। हमारी मंगनी को 6 महीने हो चुके थे। उस बीच रोहन और मैं एक दूसरे के इश्क में इतने खो चुके थे। अचानक रोहन ने मुझसे शादी की बात कर दिया। उसका कहना था कि मंगनी के बाद जब उसे कुछ नहीं हुआ तो शादी के बाद भी कुछ नहीं होगा। ये मेरा सिर्फ वहम है, मगर मैं घबरा रही थी। दिल एक तरफ उसकी मोहब्बत में तड़पता था तो दूसरी तरफ उसे अपनाने से डर लगता था। मगर रोहन ने कोशिश करके जब पापा को भी अपनी बात मनवा लिया तो मेरा दिल भी कुछ कुछ मान गया और फिर एक दिन मैंने उससे शादी की हामी भर ली। उस दिन रोहन बहुत खुश था। मुझे बार बार एक ही बात कहता, मोनिका, मेरी बहुत ख्वाहिश थी तुम्हें दुल्हन के सुर्ख जोड़े में देखने की। अब मेरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। मैं उसकी दीवानगी भरी बातें सुनकर हंस देती और दिल में भगवान से प्रार्थना करती, इस बार मेरा सुहाग सलामत रखना। मेरे शादी के एक दिन पहले मुझे गांव से खबर मिली कि मेरी सहेलियों की शादी वाले दिन ही उनके पति मर गए और दोनों ने खुदकुशी कर ली। उस खबर से मैं बहुत डर गई थी और सोचने लगी थी मैं क्या करने जा रही हूँ। रोहन जैसा इंसान जो मेरा इश्क है, मैं उसे मौत के मुंह में धकेलने जा रही हूँ। मैंने उसी टाइम रोहन से शादी करने से मना कर दिया। रोहन ने मुझे हर तरह से समझाने की कोशिश की।
वह सब कुछ किया मगर मेरी ना में हाँ ना बदली थी। वह चौखट पर बैठकर फूट फूट कर रोता रहा और एक ही बात करता रहा, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि तुम्हें दुल्हन के सुर्ख जोड़े में देखने की। भगवान के वास्ते ऐसा मत करो। मगर मेरे दिल को पत्थर बनाए रखा। मुझसे मायूस होकर रोहन चला गया और फिर कभी पलटकर नहीं आया। 3 महीनों के बाद एक दिन उसका भाई हमारे घर आया और बताया कि 3 महीने हो गए हैं, रोहन कहीं चला गया है। मुझे और पापा को बहुत दुख हुआ था मगर हम क्या कर सकते थे। मैं हर पूजा में भगवान से गिड़गिड़ा कर उसकी सलामती की प्रार्थना करती, उसे जहाँ रखना खुश रखना। 11 महीने बाद उसका भाई फिर से हमारे घर आया। बहुत परेशान था, हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। कहा कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होते समय मर गई, बच्ची को संभालने वाला कोई नहीं है। रोहन के रिश्ते के नाते मैं उसकी बेटी को संभाल लूँ। मैंने उसकी बच्ची को रोहन के भाई से ले लिया और उसकी परवरिश करने लगी। एक दिन पापा भी इस दुनिया से चल बसे। मेरे पास सिर्फ बच्ची थी। मैंने रोहन के भाई से कहा कि वह बच्ची हमेशा के लिए मुझे दे दे। तो उसने कहा कि क्या मैं सारी ज़िंदगी बच्ची की देखभाल कर सकती हूँ। तो मैंने जल्दी से हाँ कर दी। मैंने रोहन के घर जाकर रहने लगी। रोहन की भाभी जो कहीं पर नौकरी करती थी, रोहन के भाई के साथ ही मैं किराए के मकान में रहती थी। रोहन की भाभी उसके भाई के घर कभी नहीं आती थी, जो उसके पति का घर था, जहाँ सिर्फ रोहन रहता था। पहले रोहन के भाई ने मोहल्ले में मुझे अपनी पत्नी की हैसियत से सबसे मिलवाया था, वरना अगर लोगों को हकीकत मालूम हो जाती तो कोई मुझे वहाँ ना रहने देता। वहाँ रोहन का भाई अपनी बेटी को मेरे हवाले करके शारजा चला गया, जहाँ वह सालों बाद कभी कभार अपनी बेटी से मिलने आता। एक दिन रोहन के भाई के मरने की खबर मिली। मुझे उसके मरने का अफसोस तो हुआ मगर उससे ज़्यादा फिक्र थी, अब मैं खुद को और उसकी बेटी को कैसे पालूंगी। और मेरे लोगों को अफवाह उड़ाने के चक्कर में मैंने भी दुआ देती ज़िंदगी बिताना शुरू कर दी। और सिलाई कढ़ाई तो मुझे आती थी, इसलिए यही काम शुरू कर दिया। और मैं हमेशा दिन को घर के काम करती, बच्ची संभालती और रात की तन्हाई में रोहन को याद करके रोती, उसके आने की प्रार्थनाएं करती रहती। एक रात गर्मी की वजह से मैं कमरे में बाहर सोई। सुबह जब कमरे में किसी काम से गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे रात को कोई यहाँ आया था। कमरे का एक छोटा सा दरवाज़ा था जो बाहर गली के तरफ खुलता था, उस रात में खुला रह गया था। जो भी आया था दरवाजे से अंदर आया था। पहले मुझे लगा शायद चोर होगा, मगर हर चीज़ सलामत थी। फिर कुछ ऐसा निशान मिले जिसकी वजह से मुझे मालूम था उस रात कमरे में रोहन ही आया था, जो 18 साल के बाद उसके आने की निशानियां पाकर मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। रोहन मुझसे बहुत ही गुस्सा था और मायूस हो गया था। 18 साल से यही पछतावा मुझे चैन नहीं लेने देता था। रोहन की ख्वाहिश थी मुझे दुल्हन बने देखे, इसलिए मैं हर रात वह सुर्ख जोड़ा पहनकर उसके कमरे में बैठकर उसका इंतज़ार करती, मगर वह नहीं आया। उस रात के बाद मैं सारी रात रोती रहती। फिर वह एक बार आया, मगर बदकिस्मती से उस रात, जिस रात मेरी जगह तुम जाकर बैठ गई थी, तुम्हारी चीख सुनकर जब कमरे में गई थी तब मैंने उसकी एक झलक देखी। जब वह कमरे से भाग रहा था, इतना कहकर माँ गहरी सांस लेने लगी। जैसे लग रहा था सांस लेने में मुश्किल हो रही हो। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ के दर्द भरी कहानी सुनकर मैंने तो रोते हुए पूछा, माँ वह बच्ची मैं ही हूँ ना, जिसको आपने पाला था। माँ ने रोते हुए मुझे गले से लगा लिया और चूमने लगी। माँ की स्टोरी जानने के बाद मैं उनके लिए खुशियाँ ढूंढने निकल पड़ी थी। यानी पापा के भाई रोहन चाचू को उस दिन मुझे रोड पर मिले थे और मेरे बेहोश होने के बाद उठकर मुझे घर के दरवाजे पर छोड़ गए थे। कुछ दिनों के बाद आखिरकार वे दोनों एक जगह दिख ही गए। एक मजार के बाहर बैठे हुए 18 साल उन्होंने माँ के इश्क में दीवाने होकर फ़कीर बनकर बिता दिए थे। बड़ी मिन्नतें करके उन्हें घर लाने पर राजी हुई थी। फिर कुछ टाइम और लगा उन्हें माँ से शादी के लिए मनाने पर। मेरी माँ तो पहले से ही राजी थी। फिर जिस दिन दोनों की शादी हुई, माँ को बिना किसी डर के मैंने मुस्कुराते देखा। फिर वहम डर जो भी था वह उनका बीता हुआ कल था। माँ से शादी के लिए रोहन चाचा को 6 महीने हो गए थे और वे बिल्कुल जिंदा और सही सलामत थे। एक दिन वह माँ के साथ आंगन में बैठे बातें कर रहे थे कि एक ख्याल आने पर मैंने उनके पास जाकर पूछा, पापा एक बात तो बताएं, आपसे शादी के बाद मैं उन्हें पापा ही कहती थी, क्या माँ को पैसे आप ही भेजते थे? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा हाँ में सिर हिलाया और कहा 18 साल फ़कीर बनकर बहुत सारा पैसा जमा कर लिया था।
मेरे तो किसी काम का नहीं था। जब अमन भाई की मृत्यु की खबर मिली तो पैसे लोगों के खर्च के लिए तुम्हें भेजने शुरू कर दिए। पापा के अंतिम संस्कार करने पर मैं हल्की फुल्की समझदार और बड़ी हो गई थी और माँ की सेवा महसूस हुई। मैंने अपनी प्यारी माँ के बारे में मोहल्ले वालों की बातों में आकर गलत क्यों सोचा। ये थी आज की कहानी दोस्तों। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।